1.1 इसमें कह रहा है आपके क्या कह रहा है कि शो डैट द इक्वेशन फॉर इम्पल्स एफ टी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई इक्वल टू एम ब्रैकेट वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू एम डेल वी। बहुत लंबा चौड़ा करके लिख दिया, इसको सिंपल हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पे जिसने वर्ड इम्पल्स इस्तेमाल किया है, या इम्पल्स का मतलब होता है कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या होता है, इसको इम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ टी इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह से लिखूँगा एम डेल वी, ठीक है, जैसे आपके पास हमारा लिखा हुआ है। मैं तो इसको खैर ओपन करके लिखा है ना, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, आप यूँ लिख लेंगे एफ टी इक्वल टू एम डेल वी। अब क्या चीज़ है ये, इसको देखते हैं। देखो हम ये समझते हैं फिज़िक्स में जब हम बात करते हैं मोमेंटम की, एक वर्ड आता है मोमेंटम। देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, उस पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हम असल में उसके मोमेंटम को चेंज करते हैं। उसके मोमेंटम का मतलब ये कि आपके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, मतलब आप किस किस्म की हरकत में मुलव्वस हो। यानी इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ मोशन, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपके अंदर मोमेंटम है। आपके अंदर मोमेंटम सिर्फ जब होगा कि एक तो आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आपका मास हो, दूसरा आप किसी रफ्तार से कोई काम कर रहे हैं, किसी रफ्तार से कोई आप मौजूद हैं, और किसी रफ्तार से कोई, अगर आप सो रहे हैं तो आपका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे। अगर आप भाग रहे हैं तो आपका मोमेंटम ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो भी मोमेंटम क्या है, चलना शुरू करा, मोमेंटम गेन होना शुरू हो गया। तो मोमेंटम का ताल्लुक मास से और वेलोसिटी से होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना चाहें, चेंज से मुराद ये है कि कम से ज़्यादा करना चाहें या ज़्यादा से कम करना चाहें। चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाना हो तो मैं बोलूँगा मुझे उसका मोमेंटम चेंज करना। रुकी हुई गाड़ी को चलाना हो तो भी मुझे क्या करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितने मूवमेंट आप कर रहे हो। इसका ताल्लुक सिर्फ किस चीज़ से होगा, रफ्तार से, स्पीड से। और किसी को स्पीड देना, रेस्ट से मोशन में लाना, या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ। किसी की हालत को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती। किसी की हालत को बदलने के लिए फोर्स लगानी पड़ती, यानी किसी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या करनी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम से चल रहा हो, उसके मोमेंटम को कम करना हो, कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा हो तो उसको हमको स्लो हो जाओ, तो स्लो होने के लिए भी क्या करना होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। जो स्लो को फास्ट करना हो तो भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम जब किसी पे फोर्स लगाते हैं तो हम असल में उसके मोमेंटम को चेंज करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये रिलेशन आता है कि फोर्स असल में क्या है, फोर्स ये चीज़ है एम डेल वी अपॉन टी। देखो एम और वी का प्रोडक्ट क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। अब यहाँ डेल वी आने से क्या मुराद है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार है ना, वेलोसिटी, वो इंक्रीज़ होगी, उसमें चेंज आएगा, और रफ्तार के चेंज होने से ही चेंज होगा हमारा मोमेंटम, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है ना, अभी सीधी सी बात है। देखो अब क्या होगा, जैसे एम और मैंने यहाँ लिख दिया वी एफ माइनस वी आई। डेल वी का मतलब है वी एफ माइनस, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब अगर आप इस मास को सबसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एम वी एफ और ये हो जाएगा एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब मुझे बताओ, ये जो आपको एम वी एफ लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या होगा, ये होगा पी एफ, पी फॉर मोमेंटम, एफ फॉर फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय, और इसको मज़ीद यूँ लिख सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू डेल पी अपॉन टी। क्या मतलब बना, चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अब ये डेफिनेशन आ गई किस चीज़ की, फोर्स की, कि फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
फोर्स। और इस मोमेंटम को ख़ास तौर से लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि दो तरह के मोमेंटम है, एक लीनियर और एक एंगुलर। यहाँ जो वर्ड है वो लीनियर होगा, सो मैं बोलूँगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का की रेट की शरह वक्त के लिहाज से, कितने वक्त में कितना मोमेंटम तब्दील हो रहा है, इट मीन्स उस पर लग रही है फोर्स। फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा। तो ये तो एक रिलेशन आ गया। इसी तरह अगर आप इस टी को यहाँ भेज दो, एफ और टी का बना दो प्रोडक्ट, एफ और टी का बना दो प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, एफ और टी का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, डेल पी। जो एफ टी का प्रोडक्ट है इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, जो कि हमें ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज, यानी कितनी देर तक उस पर कितनी फोर्स लगी। आइए, कितनी देर तक उस पर कितनी, 1 सेकेंड तक उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगी, तो 10 × 1 = 10, तो मोमेंटम क्या होगा, उसके मोमेंटम का चेंज कितना आया, 10 न्यूटन सेकेंड। मतलब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया हमारा, मोमेंटम का चेंज। आई बात समझ, मोमेंटम का, यानी अगर किसी पे फोर्स लगी है और वक्त गुजरा है तो उस पर मोमेंटम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। मोमेंटम उसका कांस्टेंट नहीं रहा, उसका मोमेंटम क्या हुआ है, या तो वो स्लो से फास्ट हुआ है या फास्ट से स्लो हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली डायमेंशनली करेक्ट साबित करना है। तो देखो उसके लिए यहाँ से काम शुरू कर लेते हैं। जिस तरह किसी भी साइट को यूज़ कर लो, मैं इस तरह से इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखो एफ टी बराबर है डेल पी के ना, तो डेल पी को मैं किस तरह लिखूँगा, डेल पी का मतलब है पी एफ माइनस पी आई एम वी एफ माइनस एम वी आई, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब ज़रा डायमेंशंस पुट करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है और टाइम की क्या होती है, बताओ। फोर्स की तो आपको याद होनी चाहिए, मैंने कहा था ये यूज़ करना है MLT-2। फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशन क्या होता है, फोर्स यानी न्यूटन। अच्छा एक काम कर लो, पहले आप इनके यूनिट लिख दो ताकि आपको आसानी रहे। चलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फिर साथ में कौन आ गया, सेकेंड। अच्छा ये क्या है, मास, मास का किलोग्राम। VF यानी वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो फाइनल हो, यूनिट तो सेम रहेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, माइनस kg मीटर पर सेकेंड। सही। अब यहाँ रख देते हैं क्या, डायमेंशंस। क्या रखेंगे, डायमेंशंस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। और न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, यहाँ इसका ब्रैकेट लगा दो, ये सबके ब्रैकेट्स लगा देते हैं, फिर उनकी डायमेंशंस पुट कर देंगे। ले बताओ कौन कौन आएगा इसमें। न्यूटन के लिए कौन आएगा, MLT माइनस, हाँ सही है, MLT-2 किसकी डायमेंशन है, न्यूटन की। सेकंड की कौन है, T, सही है। अच्छा अब राइट साइड पे आते हैं, kg की डायमेंशन कौन है, M की क्या है, और नीचे लिखा हुआ था S की डायमेंशन क्या होती है, T। तो उसको मैं अगर ऊपर ले आऊँगा तो वो T की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा इसी तरह आगे भी करना है काम, क्या, माइनस, दोबारा ही लिखूँगा, 2 बार लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है VF माइनस VI। सही है, दोबारा क्या आएगा, kg की यहाँ पे क्या आएगा, M की जगह L और S की जगह T की पावर -1। क्यों, क्योंकि सेकंड जो है वो डिवाइड में रखा हुआ था। ठीक है। अच्छा अब ज़रा बताओ, ये इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, क्या बन रहा है आपके पास ये, देखो M कितना है इधर, 1, L कितना है, 1, T कितना है, -2 और 1। बेसिस सेम करो, पावर ऐड करो, कितना बनेगा, -2 + 1, -2 + 1 -1, T की पावर -2 और बेसिस सेम पावर ऐड, -2 + 1 कितना आएगा, माइनस, तो T की पावर -1। सही है। अच्छा जी अब यहाँ पर क्या है, सेम होगा। देखो पहले खाली इसको सॉल्व करो, MLT-1 और माइनस के बाद दूसरा भी क्या है, MLT-2।
1। यहाँ तक मेरी बात समझ, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए इन्होंने ये प्लस साइन ना एग्जाम्पल में गलत लगाया, प्लस नहीं लगेगा, माइनस चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो करेक्शन कर लेना, ये प्लस साइन नहीं माइनस साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ समझनी है आप लोगों ने, देखो जब मैं बात करूँ डायमेंशंस की तो उस वक्त हम सिर्फ बात कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स की। यूनिट्स की जगह उसकी कोई डायमेंशन हम रखते हैं। क्वांटिटीज़ में यूनिट्स की जगह डायमेंशन रख रहे होते हैं, जैसे मीटर की जगह कैपिटल एल, किलोग्राम की जगह कैपिटल एम। किसी नंबर यानी किसी कांस्टेंट, जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, कोई भी नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स कौन है? जो हमारे एसआई यूनिट्स हैं। तो अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो ना, इक्वेशंस को जब प्रूफ करते हैं तो जब कोई कांस्टेंट नंबर आएगा ना, उसको कर देते हैं नेग्लेक्ट, मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हाँ, उसके साथ जो MLT लिखा होता है खाली वो काउंट होता है। यहाँ तक बात समझ आ रही? कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 2 MLT माइनस 2, 2 शुरू में 2 लगा हुआ है ऐसा, जैसा ये लिखा हुआ है 2 MLT माइनस 2, तो इसमें ये 2 काउंट नहीं होगा। इस 2 को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। खाली डायमेंशन कौन है? MLT। मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे अगर कोई कांस्टेंट नंबर्स अनबैलेंस भी मौजूद हो ना, तो उनसे हमारे कोई काम नहीं है। हमारे पास m की पावर अगर इस तरफ 1 है तो उस तरफ भी m की पावर क्या हो? सिर्फ पावर्स को बैलेंस करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हो, डजंट मैटर। अब देखो, आपको दिख रहा है ये एक ब्रैकेट है और सेम ये भी दूसरा वही ब्रैकेट है, और दोनों एक दूसरे में से हो रहे हैं माइनस। तो माइनस होने का तो मतलब है कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात है यहाँ समझनी है कि आपके पास एक एप्पल मौजूद था और आपने वो एक एप्पल खा लिया, तो आपके पास क्या बचा? नहीं, एक एप्पल था, एक एप्पल खा लिया, मतलब एक एप्पल था वही वाला खा लिया। जो एक एप्पल आपके पास था वह एक एप्पल आपने, अब आपके पास क्या बचा? क्या बचा? 0 नहीं बचा। चला, आपके पास बचा 0 एप्पल। Whenever you talk to any physics teacher और आप उनसे बोलो कि भाई मेरा आंसर आया फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा और मेरा आंसर आया 10, तो टीचर क्या बोलेगा? व्हाट 10? 10 एप्पल और 10 बनाना। मतलब क्यों? हमारे लिए यूनिट्स मैटर करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ I had 1 एप्पल एंड I ate 1 एप्पल, तो 1 उसका मैग्नीट्यूड था, एप्पल उसका यूनिट था। तो एक एप्पल था, एक एप्पल खा लिया, मेरे पास क्या बचा? 0 नहीं बचा, 0 एप्पल बचा। समझ आए बात? तो इस तरह एप्पल माइनस एप्पल कितना बचेगा? 0 नहीं बचेगा, 0 एप्पल बचेगा। मतलब वहाँ उसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन उसका यूनिट तो वो खुद मौजूद है ना भाई। तो अब डायमेंशंस का ताल्लुक कांस्टेंट से नहीं है, डायमेंशंस का ताल्लुक यूनिट से है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा कि अगर आप इसको कैंसिल भी कर दें ना, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा? ML, यार यहाँ ला के रखो, MLT माइनस 1। लेफ्ट पे तो ये लिखा हुआ है, राइट साइड पे भी यही बचेगा। बज़ाहिर तो 0 हो जाएगा, लेकिन उस 0 को नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब कॉन्स्टेंट्स को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। बज़ाहिर यहाँ क्या बचना चाहिए था? यहाँ बचता 0 ML। क्यों बचता? क्योंकि ये 1 था और ये भी 1 था। 1 माइनस 1 0 होता है ना, लेकिन ये 1 के साथ पूरा ब्रैकेट कंसीडर करो। दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट कितना बचा? 0 ब्रैकेट। तो हमारे पास ये 0 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है मान लो, लेकिन नंबर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे मौजूद m की पावर, l की पावर, t की पावर। राइट साइड पे m की पावर, l की पावर और t की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर ये आप लाइन, अगर आप 0 भी लिख दें तो हम लिख देंगे एक लाइन के कॉन्स्टेंट्स हैव नो dimensions, hence they are neglected, they are
नेगलेक्टेड। जिस तरह अब आप ये काम करें ना अगर, तो ये स्टेप बना लें, उसके बाद वो लाइन लिख दें, वो लाइन लिखने के बाद आप फिर दोबारा से स्टेप बना के आप लेफ़्ट और राइट को इक्वल लिख दें, बस इस तरह से। हाँ, अब आप ये करेंगे कि लेफ़्ट पे खाली एक बार लिखेंगे MLT-1 और यहाँ पे भी एक ही बार लिखेंगे क्या, MLT-, 2 बार नहीं लिखेंगे बिकॉज आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके एक ही बार लिख दिया। उनका आंसर 0 आ रहा है लेकिन वो 0 मैटर नहीं करेगा, हमें ये चाहिए कि वो है क्या चीज़, उसका बेस क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे लेफ्ट इक्वल टू राइट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। वहाँ बहुत शॉर्ट स्टेप में आप इसको अपने बार नोट कर लेना इस तरह से, ठीक है। हाँ, वो तो समझाने के लिए होता है ना, आप इस तरीके से इसको नोट करना, फिर और इक्वेशंस प्रूफ करते हैं, कर लो उसको कॉपी। इक्वल्स टू VI प्लस AT, भाई दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी होती है 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब पहले वाली करते हैं पहले, ठीक है। क्या करेंगे, पहली का प्रूफ कर रहे हैं, इक्वेशन उतार ली, VF इक्वल्स टू VI प्लस AT, ठीक है बेटा। ये अलग से करा रहा हूँ, ये भी बुक में नहीं दी हुई एग्जाम्पल या सवाल। क्या यूनिट है स्पीड का, बताओ। स्पीड का यूनिट क्या है, यानी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, VI का मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड प्लस, बताओ क्या बचेगा, हाँ मीटर पर सेकेंड। कितना बना बताओ ज़रा, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 और 1 2 बार लिखा है ना मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा, L/T और 2L/T, ठीक है। अच्छा, और अगर आप सारी डायमेंशन को शामिल करना चाहो तो कैसे लिखोगे, ब्रैकेट M यहाँ है तो क्या लिखूँगा, M0, L1, T कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड हो गया। अब राइट साइड पे भी यही आना चाहिए, लेकिन वहाँ साथ में पहले लिखा हुआ है क्या, 2, फिर ब्रैकेट लगाया, क्या लिखेंगे, M नहीं है इधर, क्या हो जाएगा 0, L1 T माइनस 1। लेकिन ये लिखने के बाद एक लाइन क्या लिखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स आर नेग्लेक्टेड एज दे हैव नो डायमेंशन। ये जो लाइन मैंने वहाँ लिखवाई थी, क्या, कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशन लेस या हैव नो डायमेंशन, कोई भी बात लिख सकते हो, आर डायमेंशन लेस, दे आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो क्या बनेगा, M0 L/T इनवर्स बराबर हो जाएगा M0। अब दोनों तरफ क्या चीज़ होनी चाहिए, लेफ़्ट और राइट पे ML और T की पावर्स सेम होनी चाहिए, भले बेस कुछ भी हो। मतलब देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था, मतलब कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था, 2 था। ये कॉन्स्टेंट्स नेग्लेक्टेड है, इनका कोई मसला नहीं। लेकिन अगर यहाँ m की पावर 0 है तो यहाँ पे भी m की पावर 0 हो, l की पावर 1 है, l की पावर 1, t की पावर इनवर्स। तो आप क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज करेक्ट एज बोथ साइड्स आर हैविंग द सेम डायमेंशंस। इस तरह से इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और ये प्रूव हो जाएगी। इसके बाद ना दूसरी वाली आप लोग का होमवर्क है, अभी आप खुद करेंगे, मतलब अभी करें आप ट्राई, दूसरी वाली डू योरसेल्फ, देन देखते हैं कि आप लोग करते हैं या नहीं। इसके बाद VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब यहाँ ध्यान दें। देखो, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, इनिशियल वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम ये, अच्छा देखो ये VI ये वेलोसिटी है और टाइम मल्टीप्लाई में, तो टाइम का यूनिट क्या होगा, हाँ तो मल्टीप्लाई में सेकेंड आ जाएगा, सही है। अब प्लस
हाफ, ए क्या यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर सेकंड कट जाएगा। अच्छा यहाँ मीटर बचेगा, यहाँ मीटर प्लस 1 एमजा यानी एम अपॉन 2 बचेगा। अभी अगर आप इस पर डायमेंशन लगा दो या पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो m इक्वल टू ये 1 है, ये 1/2, मैंने अभी यहाँ बताया भी था कि 1 प्लस हाफ कितना बनता है, 3/2 बनता है। तो कितना हो जाएगा, 3/2 m बन जाएगा। अब डायमेंशन पुट कर दो, डायमेंशन क्या होगी इसकी, l इक्वल टू 3/2 l। अच्छा अब कंप्लीट डायमेंशन क्या होगी, m0 l t0 इक्वल टू 3/2 m0 l और t0। लेकिन फिर ये फाइनली 3/2 को हटाना होगा, क्या बोल के हटाएंगे कि दिस इज अ कांस्टेंट, इट हैज़ नो डायमेंशन, इट इज़ नेग्लेक्टेड। वही लाइन सब में चलेगी मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड कॉन्स्टेंट से हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ MLT और उसकी पावर से काम है, ठीक है। सो लिहाजा m0 l t0 बराबर होगा m0 l t0, ठीक है। बोथ साइड की डायमेंशन शुड बी सेम, द पावर्स ऑफ ऑल द MLT शुड बी सेम। अब जल्दी से करो, फिर तीसरी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। मैं कह रहा हूँ कि v और f एक साथ नहीं बनाते, v मतलब v नॉर्मल बनता है साइज का बेस में, और जो f या i होता है वो सबस्क्रिप्ट में लिखता है। जैसे पावर होती है ना, इंडेक्स उसना एक्सपोनेंट नहीं होती है, इस तरह ये कहाँ होता है, सबस्क्रिप्ट में होता है, उसके चरणों में होता है, ठीक है ना, मतलब पैरों में, ठीक है। ओके नाउ 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब पहले यूनिट्स रखो इसके, 2 के साथ यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर यहाँ क्या होगा, देखो मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा होल स्क्वायर। नाउ 2 के साथ मीटर दोनों, मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ भी क्या बनेगा, पावर सब पे खोलो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ ये लिखा हुआ है 2 बार मीटर स्क्वायर पर, सर ये 2 मीटर स्क्वायर कैसा है, ये 2 तो कांस्टेंट चल रहा है ना, सही है, मीटर का स्क्वायर, सही। चलो ना, इतना टाइम नहीं है तो जल्दी सोच लो। अच्छा अब देखो ये एक और एक कैंसिल हो गए, 1 - 1 0, बट दिस इज नॉट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 0 मीटर स्क्वायर पर, जैसे मैंने बोला 1 एप्पल माइनस 1 एप्पल इक्वल टू 0 एप्पल। तो लिहाजा यहाँ पे 0 तो आएगा, बट इसका जो बेस है वो यही आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इन डायमेंशनल फॉर्म, अच्छा ये लाइन भी अगर आप लिख दो ना सब में तो अच्छा रहेगा, इन डायमेंशनल फॉर्म, ये डायमेंशन लाने से पहले लिख देंगे इन डायमेंशनल फॉर्म। डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ लगा दो, L पे आ जाएगा स्क्वायर और T पे आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ 0 L पे स्क्वायर T पे स्क्वायर। अब एक लाइन में लिख दो और कॉन्स्टेंट्स को भी नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में m को भी लिया, यहाँ m नहीं है ना, m लिया, क्या हो जाएगा, m नहीं है ना, क्या बनेगा, m 0, L सिंगल है नहीं स्क्वायर है, L पे स्क्वायर और T नीचे था ना, स्क्वायर के साथ ऊपर आएगा इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 m0 L स्क्वायर T माइनस 2। फिर यहाँ बता देंगे कि 2 and 0 आर डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, हैंस नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, m0 L स्क्वायर T इन्वर्स स्क्वायर बराबर होगा m0 L स्क्वायर T इन्वर्स स्क्वायर, और लिख देंगे एज द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स आर सेम, हेंस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, ठीक है। डायमेंशन से बता दें m, L और T की पावर्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे हमारे सेम होनी चाहिए, यहाँ 0 2 - 2 0 2 - 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह इस्तेमाल होता है, mr स्क्वायर, इसमें m से मुराद होता है मास और r से मुराद होता है रेडियस। देखो
जब कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमता है, जैसे कोई डिस्क होती है, डिस्क रोटेट करती है ना, इस तरह से घूमती है, या आपने देखा होगा अक्सर औकात एक करतब कह लो जिसमें एक इंसान हाथ खोल के या हाथ बंद करके ऐसे सर्किल में घूम रहा होता है। इसमें इसकी फिज़िक्स कुछ यूँ होती है कि अगर वो अपने हाथ खोल कर घूमेगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी, और जैसे अपने वो हाथ बंद कर लेगा उसकी स्पीड अपने आप तेज़ हो जाएगी। असल में एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, यहाँ ध्यान दो, बच्चों 1 मिनट खड़े हो, 1 मिनट तो खड़े हो, अरे खड़े हो यार 1 मिनट, तुम्हें घुमा नहीं रहा हूँ, तुम अपने हाथ भी खोलो ऐसे करो, खोल लिए। अच्छा, अभी अगर ये ऐसे हाथ खोल के अपने ही सर्किल में घूमे तो एक बड़ा सर्किल बनाएगा, हाथ खोल के घूमेगा तो ये बहुत बड़ा सर्किल बनाएगा ना। उस सर्किल का एक होगा क्या, रेडियस। 1 मिनट, मान लो कि ये बीच में जो ये सेंटर बना रहा हूँ ये वदूद का सर है, ऊपर से दिख रहा है, और ये इसके हाथ हैं, ये इसके हाथ हैं, ये हाथ खोल के ऐसे घूम रहा है, हाथ खोल के ऐसे, ठीक है। तो बेटा इसमें ये जो सर्किल बना रहा है उसमें ये वाला हिस्सा उस सर्किल का है रेडियस, और इस पूरे रेडियस वाले हिस्से में, मतलब इस पूरे हिस्से में इसका जितना मास फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मास, ये कहलाता है टोटल, यानी मास और रेडियस का स्क्वायर करो तो इस चीज़ को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आपका मास एक सर्किल में कितना फैला हुआ है, बैठियो, सर्किल में कितना। अब सुनो, अगर ये सर्किल छोटा हो, यानी ये अपने हाथों को यूँ नहीं कर ले बल्कि इस तरह उठा ले हाथों को, तो अब मुझे बताओ, अब ये ऐसे घूमेगा, पहले ये सर्किल बड़ा बन रहा था या ये सर्किल बड़ा बनेगा, वो बड़ा बन रहा था। अब मैंने हाथ फोल्ड कर लिया ना, अब ऊपर से अब सर्किल छोटा बनेगा, तो सर सर्किल छोटा होगा तो हाथ भी छोटा होगा। हाँ, तो हाथ छोटे कर लिए ना, हाथ अब मैं ऐसे तो छोटे कर नहीं सकता, तो मैंने एल्बो को फोल्ड कर लिया, एल्बो फोल्ड कर लिया तो हाथ छोटे हो गए ना मेरे। अब तो अब मान लो ये सर्किल छोटा बन रहा है, ठीक है। मान लो इसने अपने हाथ ऐसे ऊपर उठा लिए, ऐसे ना बिल्डर की तरह, क्या, ठीक है, ये ज़्यादा लंबे हो गए, हाथ छोटे हैं वो। इसके हाथ ऐसे ऊपर उठ गए, अब भी ये सर्किल में घूम रहा है। अब फ़र्क क्या हुआ कि इसका अपना जो मास था और जो ये बड़ा सर्किल बना रहा था, पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था या अब मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है? हाँ, यानी मास का फैलाव, मास अभी मास ज़्यादा फैला हुआ है, अब मास कम। जब मास ज़्यादा फैला होता है ना तो जो रोटेशन की स्पीड होती है वो स्लो होती है, जब मास कम फैला हो ना तो वो फास्ट घूमने लगता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ लिखा kg वहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल M, और जहाँ छोटा m वहाँ बड़ा L और उसकी पावर 2, तो क्या बनेगा ml-2, या अगर तीनों में लिखना चाहो तो ml-2t, जीरो चेक करो क्या बन रहा है, ml कौन सा वाला है, नहीं मैंने गलती कर दी, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ मैंने अपने आप माइनस क्यों कर दिया भाई, ये तो वहीं ऊपर रखा हुआ था ना, तो L पे स्क्वायर, तो ये इन्वर्स नहीं होगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर तो थोड़ी ला रहा हूँ, ऊपर ही रखा हुआ था, लिहाजा इन्वर्स नहीं है, ml स्क्वायर, या ml स्क्वायर t0 रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब अगला बताओ क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको दूसरे लफ्जों में टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसमें पैदा होता है टॉर्क। जब आप दरवाज़ा पकड़ते हैं तो आप दरवाजे पे फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजे पे लगने वाली वो फोर्स दरवाजे को सीधा नहीं लेकर आती, दरवाजे में मूवमेंट पैदा करती है। वो मूवमेंट का मतलब है उसके अंदर एक रोटेशन पैदा होती है। जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा जो है ना वो लीनियर मूव नहीं करता,
वो रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है। हर दरवाज़ा खिड़की कैसे घूमती है? गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हो, क्या सीधा सामने आ जाएगा? नहीं, रोटेट करेगा। तो वहाँ पैदा हो रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये इसका सिंबल होता है, जिसको हम उर्दू वाला हे बोलते हैं, जैसे मतलब हे जैसा होता है ना, हलवे वाला है। तो टॉ इक्वल टू एफ डी। यहाँ एफ डी में एफ का मतलब है फोर्स और डी का मतलब है मूवमेंट आर्म। क्या मतलब होता है? हाँ, डी का मतलब होता है मूवमेंट आर्म और एफ का मतलब है फोर्स। ना अच्छा देखो, मिसाल के तौर पे देखो, जब ये हमारा हाथ है नहीं, हमारा हाथ हमारे शोल्डर यहाँ से जॉइंट हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्या हो गया? मतलब इसके गिर्द मेरा हाथ ऐसे रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब मैंने अपने हाथ में एक चीज़ पकड़ी है, जैसे मार्कर पकड़ा है, तो मैं अपने हाथ से इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, ये फिक्स यहाँ से, तो ऐसे मेरा हाथ मूव कर रहा है, या किसी चीज़ को उठा के हाथ मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ से जहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठाया है, जहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वहाँ से फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म। जैसे दरवाज़ा यहाँ से फिक्स है और ये दरवाजे का हैंडल है, तो दरवाज़ा यूँ खोल रहे हैं, तो दरवाजे के हैंडल से लेके फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? मूवमेंट आर्म कहलाता है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मोमेंट आर्म एक फासला है, तो उसका यूनिट भी क्या होगा? अच्छा, अब न्यूटन खुलेगा किसमें? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर। अब डायरेक्ट डायमेंशन बनाओ। डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या बनेगी? पहले m, फिर m और m दो बार है, तो l का स्क्वायर, नीचे t का, जहाँ ऐसे वहाँ क्या रहेगा? t। अब लीनियर लिखो, कैसे लिखेंगे? एक लाइन में m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आपके आगे डायमेंशन ऑफ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं उसको। एंगुलर, अच्छा आखिर की जितनी भी तीन आ रही है ना, ये तीनों उस सूरत में है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कुलर मोशन के अंदर है या रोटेट कर रहा है। उसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसी मोमेंट ऑफ फोर्स था, और उसी में अब क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, उसके अंदर मास है, उसके अंदर रफ्तार है, तो उसके अंदर है लीनियर मोमेंटम। सही है? कौन सा मोमेंटम? लेकिन अगर कोई सर्किल में भाग रहा है, गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, या रोटेट कर रहा है, या स्पिन कर रहा है, लेकिन सर्किल में भाग रहा है, घूम रहा है, तो उसके अंदर जो मोमेंटम है वो लीनियर तो है, साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू mvr। हेयर L स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम। यहाँ कैपिटल L का सिंबल इस्तेमाल होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए। M फॉर मास, V फॉर स्पीड एंड R फॉर, R क्या चीज़ होगी? हाँ, क्योंकि जब बात सर्कुलर की कर रहा हूँ, वहाँ सर्किल बनेगा, वहाँ रेडियस आएगा। यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का मीटर। तो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब डायमेंशन क्या बनेगी? डायमेंशन ऑफ L इक्वल्स टू, अब ये वाले भी देखो, यहाँ भी कैपिटल L लिखा है, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम है, इस पर कोई ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ताकि एक फ़र्क रहे। क्योंकि देखो ना, अब यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल M ब्रैकेट, कैपिटल L ब्रैकेट पे, स्क्वायर कैपिटल T पे, जस्ट ब्रैकेट। अब यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, बट ये डायमेंशन नहीं है, ये क्वांटिटी का सिंबल है और ये डायमेंशन है। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? M L स्क्वायर और T माइनस 1 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। नहीं, एनर्जी बराबर होती है वर्क के, और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल, और जूल बराबर है न्यूटन, एंड देन सो ऑन ही सॉल्व करवाया हुआ आपको। ठीक है, इस तरह। दूसरा क्या है? पावर। अब सुनो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। कितने वक्त, ये शायद ये बात भी बताई हुई जब मैं आपको वो यूनिट सॉल्व करवा रहा था कि कितने वक्त में कितना काम है होता है, इसको पावर कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या बनता है? जूल अपॉन सेकेंड। हाँ, इसको एक नाम देते हैं ना, क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट इज एन ऐसा यूनिट, लेकिन वॉट नहीं यूज़ होगा, वॉट को ओपन करेंगे जूल अपॉन, यानी जब डायमेंशन निकालनी होगी ना, तो किसको इस्तेमाल करना है? जूल अपॉन सेकेंड को। तो देखो, अब जूल ओपन किस में होगा? न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड। फिर न्यूटन ओपन होगा किलोग्राम मीटर,
क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये है डिनोमिनेटर में, ये है न्यूमरेटर में, ये सेम पोजीशन पे नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। तो आप बताओ डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ पावर कैपिटल M कैपिटल L पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल T की पावर 3, तो M L स्क्वायर T माइनस 3 पावर की डायमेंशन आ जाएगी। कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कैसे आ जाएगी, M L T का स्क्वायर यानी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये सिंपल याद हो सकता है क्या, एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करा रहा हूँ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। है पी फॉर प्रेशर, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें इस तरह के कोई डायमेंशन करने को आए और हमें वहाँ इस्तेमाल हो रहा हो क्या, फोर्स, तो देखो डायरेक्ट यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ पी। अब मैं डायरेक्ट न्यूटन की डायमेंशन लिख सकता हूँ, आगे हिंट दे देंगे, बता देंगे कि भाई ये करा है हमने, क्या रखें, एम एल टी माइनस टू, डायरेक्ट रख दी किसकी डायमेंशन, न्यूटन की, और नीचे डायमेंशन क्या आएगी, एल का स्क्वायर। हाँ, अब लीनियर लिखेंगे तो क्या बनेगा, एम एल नीचे 2, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला लाइक यूँ समझ लो, ऊपर है 1 माइनस, नहीं ना, हाँ ना, हाँ बिल्कुल वही आएगा। या फिर आप इसको आसानी के लिए यूँ समझ सकते हैं कि ऊपर वाले एक एल से नीचे वाला एक एल कैंसिल, तो जो नीचे वाला एक एल बचेगा जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या रहेगी, -1 और टी की पावर -2। तो ये आपके डायमेंशन ऑफ प्रेशर बन जाएगी। तो न्यूटन को अगर आप प्रॉपर सॉल्व ना करें और जब डायमेंशन पुट करने की बारी आए तो डायरेक्ट न्यूटन की जगह आप लिख सकते हैं क्या, एम एल टी माइनस 2, फिर आप जो भी कैंसिलेशन वगैरह करके जो बचे वो आपका आंसर रहेगा। तो आपके पास सवाल कुछ ऐसे आएगा जैसे कि पेज नंबर जो है 28 पे आ जाओ। सवाल कुछ इस तरह से बना होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 ड्राइव, ये ड्राइव की स्पेलिंग गलत लिखी है, ड्राइव वाला हो जाएगा, ठीक है, DERIV ड्राइव होगा। ड्राइव द इक्वेशन फॉर पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग। यहाँ इसने कहा है मास सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग एक सिस्टम होता है, उसके टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √m/k। प्रॉब्लम वाले सवाल में ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने को बोला हुआ है, ये कहलाता है आपका मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग होता है और उस स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट हैंग हुआ होता है। वही स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट हैंग हुआ होता है, और जब आप इस ऑब्जेक्ट का वज़न बढ़ाते हैं, ये नीचे जाता है, तो स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अप डाउन ऐसे मूव करने लगता है, तो इसमें ऑस्किलेशंस पैदा होती हैं, वाइब्रेशन, और उसका टाइम पीरियड हमें ड्राइव करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास जो मैं एग्जाम्पल वाला करा रहा हूँ उसका सवाल कुछ इस तरह से आएगा कि आपको वो पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन किसके लिए ड्राइव करना है, सिंपल पेंडुलम के लिए। किसके लिए, सिंपल। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वहाँ स्प्रिंग नहीं होता बल्कि वहाँ स्ट्रिंग होता है। स्प्रिंग नहीं होता, क्या होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, डोरी, रस्सी। स्ट्रिंग 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 यानी डोरी, रस्सी। उसके साथ अटैच होता है एक बॉब, एक ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर, और जब आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो वो इस तरह से टू एंड फ्रो स्विंग करता है, तो वो अपना एक चक्कर जितने टाइम में काट लेता है उसी को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड।
तो उसका फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √ L/G, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है फिलहाल एग्जाम्पल के अंदर, और प्रॉब्लम में ये वाला ड्राइव करना है, तो पहले हम वो वाला सवाल करेंगे। तो उसके लिए सवाल ऐसे ही आएगा, बट ड्राइव द इक्वेशन बोलेगा, पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, और फॉर्मूला ये वाला आपको दे देगा, ठीक है। तो अब आ जाओ वापस पेज नंबर 11 पे। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्या, बिल्कुल जिस तरह यहाँ हुआ हुआ इसी को आप समझते जाएंगे, और इसी को आप अपने रजिस्टर में फेयर कर लेना, ठीक है भाई। नाउ कह रहे देखो, कंसीडर द ऑस्किलेशंस ऑफ अ सिंपल, मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे, नहीं आ रहा हूँ, चलो डजंट मैटर। कंसीडर द ऑस्किलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये रहा एक सिंपल पेंडुलम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑस्किलेट कर रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। वी अज्यूम, हम ये तसव्वुर करते हैं, डेट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जिसका सिंबल क्या होगा, पीरियड यानी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है, टी, ये कैपिटल टी, और वो एक टाइम होता है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कैपिटल टी, सही है। तो भाई देखो लिखा हुआ है, वी अज्यूम डेट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, कैपिटल टी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है भाई। डिपेंड ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटी, 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये किसको देख के बताएंगे, फॉर्मूले को देख के। और हमें पता है हमारी बेसिक डायमेंशंस क्या होती हैं, M, L और T, मास, लेंथ और टाइम। जब आप एक पेंडुलम को देख रहे हैं तो आपको पता है पेंडुलम में एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई को लेंथ कहेंगे, तो एक डायमेंशन कौन सी आ गई, लेंथ वाली। फिर आप देख रहे हैं इसमें एक स्फीयर बंधा हुआ है जिसको बॉब कहते हैं, उसका कुछ वजन होता है जिसका सिंबल होता है M, यानी मास, उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो यहाँ पे M वाला फैक्टर भी आएगा, मास वाला फैक्टर भी आएगा। तीसरी चीज़ क्या, जब आप एक पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो खुद गिरता है वापस, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो वापस आता है। तो इसमें तीसरी चीज़ कौन आ जाएगी, ग्रेविटी। पहली चीज़ मास, अच्छा बज़ाहिर फॉर्मूले में मास नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि हम बात कर रहे हैं मास की भी, लेंथ की भी और ग्रेविटी की भी, ठीक है। देखो अब इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है द मास ऑफ द पेंडुलम। पहले हमने अज्यूम करा द मास ऑफ पेंडुलम, ठीक है भाई। मास ऑफ पेंडुलम की डायमेंशन में क्या लिखूंगा भाई, कैपिटल M, सही। फिर दूसरी बात हमने अज्यूम करी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बताओ स्ट्रिंग की लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल, ठीक है। एंड तीसरी बात द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका फुल नेम होता है। सो लिहाजा यहाँ पे हम बात करेंगे द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके लिए क्योंकि इसका सिंबल कौन होता है, जी, लेकिन अब ये बताओ इसकी डायमेंशन हम क्या लिखेंगे। आपको याद होगा कि ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, जब आप लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेटा M से डायमेंशन आ जाती है L, और S स्क्वायर से आ जाएगी T माइनस, M से आ गई कैपिटल L, और S स्क्वायर से T स्क्वायर। क्योंकि S स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता है, नीचे लिखा होता है, तो ऊपर लाएंगे तो पावर हो जाती है -2। तो ये LT - 2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी, सही। अच्छा अब यहाँ पे देखो आगे लिख रहे हैं
ये वाला हिस्सा आ रहा है स्क्रीन पे, देखना ये वाला हिस्सा स्क्रीन पे आ रहा है। देयरफॉर द इक्वेशन कैन बी रिटन, देखो इक्वेशन को लिखा जाएगा, कौन सी इक्वेशन को? हम क्या ड्राइव करने जा रहे हैं? हम ड्राइव करने जा रहे हैं t=2π√L/g। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो डायमेंशन की फॉर्म में t बराबर हो जाएगा, भाई यहाँ पे t की जगह पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल T। ये 2π क्या होता है? 2π का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या ये? भाई 2 एक नंबर है कांस्टेंट, पाई भी एक नंबर है क्या? कांस्टेंट। और आपको मैंने बताया था जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस 2π की जगह एक सिंबल लिख देंगे विच इज़ k। ये k रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 2π को, यानी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हमने ये 3 बातें लिखी हैं, मास, लेंथ और ग्रेविटी। तो पहले मैं सिंबल लिखूंगा मास के लिए, ठीक है, फिर लेंथ के लिए L, फिर ग्रेविटी के लिए M, L और G। अब क्योंकि डायमेंशंस में असल काम क्वांटिटी की पावर्स का होता है कि M की कितनी पावर है, L की कितनी पावर है, T की कितनी पावर है, तो यहाँ पावर्स हमें अभी नहीं पता, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z। मतलब M की पावर x, L की पावर y और G की पावर। अब x, y, z की क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर 0 हुई तो वो क्वांटिटी उसमें मौजूद नहीं होगी, अगर 1 हुई तो एक बार मौजूद होगी, 2 हुई 2 बार मौजूद होगी, है ना। यहाँ तक लिखा। अच्छा, अब ऐसे लिखने के बाद ये लाइन लिखी हुई क्या, वेयर x, y, z क्या है? देखो यहाँ पढ़ो, वेयर x, y एंड z आर अननोन पावर। क्या है ये कौन सी पावर है? अननोन, हमें इनके बारे में नहीं पता। एंड k इज a, k क्या है? व्हाट इज दिस k हेयर? यहाँ k है, k क्या है? डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट्स के लिए कोई डायमेंशन हम नहीं पढ़ते, कांस्टेंट्स आर डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्म में। किस फॉर्म में? अब डायमेंशनल फॉर्म क्या होगी बताओ? देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये डायमेंशनल फॉर्म में नहीं लिखा, ये फॉर्मूला लिखा है जस्ट मैंने। देखो अब डायमेंशनल फॉर्म में लिखूंगा, इन डायमेंशनल फॉर्म। तो बेटा टी की जगह पे क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट और कैपिटल टी। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसको? स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं क्या बोल रहा हूँ? डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? डायमेंशन, ठीक है। नाउ के की कोई डायमेंशन नहीं होती, इस पर कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब m, इसकी डायमेंशन क्या होती है? m फॉर मास, और मास की डायमेंशन कैपिटल M। L फॉर लेंथ, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है, और भी कुछ लगाना ज़रूरी है, मैं नहीं लगा रहा। पावर x, इसकी पावर x, इसकी पावर y, सही। और g फॉर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की डायरेक्ट डायमेंशन तो नहीं है, ग्रेविटी की डायमेंशन ऊपर ही लिखी है यहाँ पे, L-T-2। तो जहाँ g लिखा है वहाँ ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूँ? L-T-2, और इस ब्रैकेट की पावर क्या होगी? z, सही। अब इसको ज़रा और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा? k m की पावर x, l की पावर y प्लस z। ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। और t की पावर -2z। बताओ मैंने कैसे करा? देखो
m यहाँ एक ही था, अकेला था, सिंगल था, तो m की पावर x। यहाँ एक l यहाँ है, उसकी पावर क्या है? एक l इधर भी है, उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है स्क्वायर नहीं है, z है। अब यहाँ दो l हैं, एक की पावर y, एक की पावर, बेसिस सेम करते हैं, पावर ऐड हो जाती है, तो l और l की बेस को सेम किया, पावर y प्लस z, सही। और t यहाँ एक ही बार है, तो पावर क्या है? माइनस का 2z, माइनस का 2z, ठीक है। ये बराबर हो गया अभी डायमेंशन ऑफ पीरियड। अब क्या करना है, यहाँ पहुँचने के बाद आपने इक्वेटिंग द इंडाइसिस लिखा हुआ है वहाँ पे, इक्वेटिंग द इंडाइसिस। ये इंडाइसिस क्या है? जब आप रूट सॉल्व करते हैं तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता है छोटा सा 3, आप इसको बोलते हैं इंडेक्स। फिर अगर मिसाल है ये x है, मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या बनेगा? x की पावर 1/3। तो ये जो पावर है इसी को इंडेक्स भी कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 है ना, तो प्लूरल में आ रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? इंडाइसिस। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडाइसिस हैं यानी ये जो पावर्स है ना, इन्हें इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, यानी राइट साइड की पावर्स को लेफ्ट साइड की पावर्स के बराबर करेंगे। अब देखो राइट साइड पे m भी है, l भी है, t भी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे सिर्फ कौन है? t। अगर t दोनों तरफ है तो कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन m दोनों तरफ नहीं है, इट मीन्स कि m की जो पावर x है उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि m खाली इधर है, इधर नहीं है, l इधर है, इधर, t इधर है और इधर भी है। जो दोनों तरफ होगा ना वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो दोनों तरफ नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो अब क्या करेंगे? इक्वेटिंग द इंडाइसिस। कैसे करेंगे? देखो पहले मैं लिखूंगा m के लिए, ऐसे m के लिए सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं। जब मैं पहले m के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे बताओ x किसके बराबर आ जाएगा? x यहाँ m है, क्या यहाँ पे भी m है? मान लो है, लेकिन उसकी पावर कोई नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो वहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो वो हो जाता है 1, नहीं किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? यहाँ m है पावर x, यहाँ m नहीं है, इट मीन्स उसकी पावर क्या है? तो इसका मतलब है जब दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे m से m को, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ आ रही है बात? नहीं आई? इधर m था, उसकी वैल्यू, उसकी पावर x, इधर भी m था, उसकी पावर 0 नहीं है ना। जो चीज़ नहीं दिख रही उसकी पावर क्या है? 0। जो चीज़ है उसकी पावर या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। अब देखो ना, इधर m है, इधर m नहीं है, तो x बराबर हो गया 0। अभी आगे पे आते ना, वो तुम्हें t पे आओगे तुम्हें पता चल जाएगा। अब बताओ l इधर है, l के लिए सॉल्व करो, l की पावर क्या है? y प्लस लेफ्ट साइड पे l है क्या? मैं कहता हूँ है, दिख नहीं रहा, उसकी पावर 0, उसकी पावर, अगर होता तो उसकी पावर 1 होती, या स्क्वायर भी हो सकती थी, या क्यूब भी, लेकिन नहीं दिख रहा, नहीं लिखा, तो पावर क्या है? तो इट मीन्स इक्वेट करेंगे तो y प्लस z बराबर किसके होगा? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, है ही नहीं, तो क्या लिखूंगा? 0। अभी ये बात समझ आ रही है क्यों 0 लिख रहा हूँ? राइट पे है, लेफ्ट पे नहीं है, राइट पे है, लेफ्ट पे नहीं है, ऐसे खड़े हो जाओ। जब बोर्ड नहीं दिखता ना बच्चे खड़े हो जाते हैं। अच्छा क्या? नहीं, तुम आगे आ जाओ, वो चक्के देख लो। अच्छा y प्लस z बराबर है, अब आते हैं t पे। पहले मैं t पी लूँ, t पे आने से पहले मैं t पी लूँ ना, एक मिनट। ठीक है, अब बताओ t की पावर क्या है? -2। अब ये किसके बराबर होगी? हाँ, क्योंकि वहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ t की पावर क्या है ना? दिख तो रहा है, t दिख रहा है तो 1 है, नहीं दिख रहा तो 0 है, बराबर में आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब सुनो,
इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y प्लस z की वैल्यू भी 0 है। यहाँ सॉल्व करना है, बताओ z की वैल्यू क्या आएगी, बल्कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे। -2z की वैल्यू क्या आ रही है? चलो अच्छा कर लो सेपरेट। यहाँ से z को अलग करो, क्या बनेगा? z को अलग करो, क्या बनेगा? माइनस का 1/, यहाँ से मैंने z को अलग कर लिया, माइनस का 1/। भाई देखो x की वैल्यू 0, क्या? हाँ ना, z को अलग करा, 2 जाके डिवाइड हो गया। अब हमने एक फॉर्मूला बना के छोड़ा हुआ था जिसमें m की पावर x थी। अब यहाँ इसको दोबारा उठाएंगे, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह नहीं इस 1 मिनट सॉरी, हाँ बताओ y की यहाँ पे क्या रखेंगे? y भी हमारा 0 होगा, नहीं 0, 1 मिनट सबर। y प्लस z 0 लिखा है मैंने। x 0 y 1/2। सही है, ठीक है यार। वो देखो, बात सुनो, यहाँ देखो, x की वैल्यू 0, z की वैल्यू माइनस, तो मुझे बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ करना है सवाल, देखो y प्लस z क्या आया? माइनस का 1/, बराबर में ये z कहाँ से लाया? यहाँ जो है। अच्छा, अब इसको वहाँ भेज दो, तो बेटा y का जवाब क्या आएगा? 1/, आपके पास x 0 आ गया, y कितना आ गया? 1/2, और z कितना है? -1/। अब ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है? इस वाली इक्वेशन के अंदर। चाहो तो उसको नाम दे दो 1 का, ठीक है? क्या करेंगे? पुट x y z इन 1। देखो अभी t बराबर है किसके? k m की पावर x कितना था? 0 आ जाएगा। फिर क्या है? l इसकी पावर 1/2। फिर g इसकी पावर -1/, सही। देखो k m की पावर 0 क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। l की पावर हाफ, इट मीन्स क्या मैं l को, बल्कि पहले अभी छोड़ा, इसे छोड़ो, उसको मैंने ऐसे छोड़ा। g की पावर क्या है? -12, उसको मैं नीचे भेज दूँगा, नीचे भेजूँगा क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? +12। अब दोनों की पावर क्या है? 1/2। तो एक ब्रैकेट में कर दो, t = k1 k और l/g की होल पावर 1/, और जिसकी पावर हाफ होती है उस पर रूट लगा सकते हैं पावर को हटाकर। तो t बराबर होगा k √l/g। हमें चाहिए था 2π√l/g, क्या आया? k √l/g। हाँ, अब k क्या है? कांस्टेंट है। डायमेंशन वाले मेथड से जब फॉर्मूला ड्राइव करते तो कांस्टेंट हम नहीं यूज़ कर पाते, बिकॉज कांस्टेंट्स की डायमेंशंस नहीं होती। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँचने के बाद देखें आपके बुक में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ें। यानी ये फॉर्मूला हमारा आ गया। यहाँ आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे विच इज़ वॉट
वी वुड एक्सपेक्ट फॉर अ सिंपल पेंडुलम डायमेंशनलिटी डज नॉट गिव अस द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जब हम डायमेंशनलिटी की बात कर रहे हो तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं बताती, उसकी पावर क्या उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करती। विच कैन बी शोन बाय अदर मेथड, तो इसके लिए एक अलग ही मेथड होता है, उसका हमें यहाँ नहीं बताया गया, ना हमें उसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला आप क्या करेंगे जब आप उस किसी और मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है अपने आप क्या 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है ना, यही आपने समझे इसको लिखना है, और ये लिखने के बाद आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ बस k की जगह क्या रहेगा 2 पाई। मतलब इसका कोई मेथड हमारे पास यहाँ नहीं है बुक में कि किस तरह लेकर आएंगे, उस मेथड को हमने समझो हाइड कर दिया। अब डायरेक्ट बोला, हमने बोला एक मेथड के ज़रिए जब आप k को सॉल्व करेंगे तो वो क्या रहेगा 2 पाई, और बाकी k की जगह पे हम 2 पाई रख देंगे, हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये हमने ड्राइव किया किसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग द डायमेंशनलिटी, डायमेंशनलिटी को इस्तेमाल करके, मतलब डायमेंशंस को इस्तेमाल करके हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। अब इसको आप अपने पास तरीके से नोट कर लें और फिर नेक्स्ट टाइम हम वो जो प्रॉब्लम वाला है उसको सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर, अच्छा अब इसका जो प्रॉब्लम वाला सवाल है वो जल्दी से कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से होगा। वहाँ हमें ड्राइव करना है t = 2 पाई √m/k। जब वो बात कर रहा है कि पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन फॉर मास सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग, देखो भाई मास सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग, पहले यहाँ देखो ये स्प्रिंग है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट हैंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मास m है, स्प्रिंग की लेंथ l होगी। अब स्प्रिंग में एक क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर रीस्टोरेशन रखती है, रीस्टोरिंग फोर्स रखती है, मतलब अगर आप स्प्रिंग पे दबाव डालोगे वो खिंच जाएगा स्प्रिंग, फिर दोबारा ऊपर वापस आ जाएगा, तो अप डाउन मूव करता है, अपने आप को दोबारा रीस्टोर करता है, तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर एक फोर्स होती है, थोड़ा सा काम मैं रफ समझा रहा हूँ, देखो वो फोर्स होती है F = -kx। इसमें F का मतलब है जो आप इस पर जितनी फोर्स, जितना इस पर वजन डालोगे, देखो जब मैं इस पर कोई वजन डालूंगा तो ये खिंच जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, उसका जो एक्सटेंड होना है, खिंचना है, वो क्या है x का मतलब है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, कितना खिंच जाएगा, जितना खिंचेगा वापस ये अपने आप को रीस्टोर करने के लिए अपने ऊपर लगाएगा फोर्स। तो F जितना खिंचेगा उतनी तेज़ी से दोबारा वापस आएगा, जितना एक्सटेंशन उतना इसमें आती है टेंशन। ये जो फोर्स है असल में इसको बोलते हैं यहाँ पे टेंशन या रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ K क्या है बेटा, K कहलाता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की क्वालिटी को बताता है, स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। एक स्प्रिंग जो खिंच ही नहीं पा रहा, बहुत हार्ड है, तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी वो इतनी ताकत रखता है कि उसको आप छेड़ ही नहीं सकते। तो K की जो वैल्यू है ना वो स्प्रिंग की क्वालिटी को बताती है, उसकी हार्डनेस को, उसकी स्टिफनेस को बताती है। तो K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब याद रखना K का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके मुताबिक, देखो F/x। F यानी फोर्स, यूनिट क्या न्यूटन, x यानी डिस्प्लेसमेंट खिंचाव, यूनिट क्या होगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट खिंचाव x सब मीटर में होता है। हाँ वो सिंबल या x इस्तेमाल होता है। अब आपको याद होगा डायरेक्ट न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2, ये न्यूटन की डायरेक्ट डायमेंशन होती है, और m की डायमेंशन l है ना। तो l से l कैंसिल होगा तो डायरेक्ट k की डायमेंशन क्या आएगी, m/t-2। ये बात तरह समझने वाली है, इसको याद रखना। ये मैं यहीं लिख के छोड़ूँ, बाकी काम मैं वहाँ कर रहा हूँ। देखो अब जिस तरह पिछले सवाल मैंने कराया, पूरा पैराग्राफ कंसीडरेशन वाला वैसे ही रहेगा, सही है। बस वहाँ पेंडुलम का जिक्र नहीं आएगा, मास स्प्रिंग सिस्टम का जिक्र आएगा, या फिर मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग, सारी बातें वही रहेंगी। वहाँ आपको 3 पॉइंट्स लिखवा है। पहला पॉइंट क्या था, मास ऑफ पेंडुलम या मास ऑफ बॉब। तो यहाँ पे भी मास वाली बात आएगी, मास किसका होगा, ब्लॉक का या ऑब्जेक्ट का, उसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल। दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, वहाँ लेंथ ऑफ पेंडुलम लिखा था, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्प्रिंग बोल देंगे, उसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L। अच्छा अब तीसरी बात, यहाँ ग्रेविटी वाला फैक्टर इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा फैक्टर इस्तेमाल होगा, K वाला, रीस्टोरिंग फोर्स वाला। क्या लिखूँगा,
स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ कौन है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उसकी डायमेंशन में ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, जिस तरह तमाम पॉइंट्स में मैंने वहाँ लिखवाई थी, वहाँ मैंने तीसरा पॉइंट ग्रेविटी का लिखवाया था, जी की डायमेंशन। यहाँ किसकी डायमेंशन आएगी, के की। के की डायमेंशन आप रफ काम करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने रफ काम यहाँ करवा दी। क्या डायमेंशन आ रही है, mt माइनस 2। तो देखें के की डायमेंशन क्या होगी, mt माइनस 2। ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखाई, इसको आप रफ में नोट करना, और जब ये सॉल्व करने बैठो तो अगर याद हो तो अच्छी बात है, वरना ये आप रफ में करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने बनाना है फॉर्मूला, जिसने पिछले सवाल में बनाया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कैसे, हमें ड्राइव क्या करना है, पहली बात आपको याद है ना, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। अब इसमें 2 पाई कॉन्स्टेंट है, लास्ट सवाल में मैंने कॉन्स्टेंट को के बोला था, यहाँ मैं के नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक के इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं यहाँ सिंबल चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ थीटा, मैंने एक नया सिंबल दे दिया, वेयर थीटा को मैं भी नीचे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि वेयर थीटा इज अ कांस्टेंट, अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। बिल्कुल वही पैराग्राफ जो पिछले सवाल में था, बस वहाँ के था, यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा आ जाएगा। और क्या होगा, t इक्वल टू थीटा। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, पहला वाला पॉइंट मास का था, यहाँ पे क्या आ जाएगा m, दूसरा वाला पॉइंट लेंथ का, तीसरा पॉइंट के का, ml, वहाँ ml था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ml के। पावर्स क्या लगाऊंगा, x y z। अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे पहले वाले की तरह। क्या होगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, थीटा को ब्रैकेट में रखूँ नहीं रखूँ, ग्रेविटी, थीटा को ब्रैकेट में रखूँ नहीं रखूँ, नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है। m को रखूँ ब्रैकेट में बिकॉज इसकी डायमेंशन है, क्या आएगी, कैपिटल m की पावर x, कैपिटल L की पावर y, और जहाँ k आएगा वहाँ k नहीं रखूँगा, k की डायमेंशन रखूँगा mt माइनस 2 और पावर z, t थीटा। अच्छा, अब यहाँ m 2 बार है, देखो जैसा वहाँ l 2 बार था, यहाँ m 2 बार है। सोचो m की पावर x और m की पावर क्या बनेगा, देखो m की पावर ब्रैकेट के ऊपर बनेगी x प्लस z। वहाँ ये पावर किस पे बनी थी, l पे, यहाँ किस पे बन रही है, m पे। साथ में l की पावर क्या होगी, y, और कौन बचा, m हो गया, l हो गया, और कौन बचेगा, तो t की पावर माइनस का 2z। यहाँ आने के बाद क्या करना है, इक्वेटिंग द इंडाइसिस, इंडाइसिस को इक्वल करना है, मतलब पावर्स को इक्वल करना है। पहला काम m के लिए, m की पावर क्या है, x प्लस z, किसके बराबर होगी बताओ, इधर m है इधर m, बताओ आयशा, x प्लस z इक्वल टू 0 है ये। अच्छा, अब यहाँ से मुझे कोई एक चीज़ मिल जाएगी, लाइक x की वैल्यू या z। फिलहाल मैं इसको ऐसे एक डब्बा बना के रख देता हूँ और इसको मैं एक नाम दे दूँ 2। जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर जो फॉर्मूला हमने बनाया था, इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम देते हैं 2 का, क्योंकि अब इसमें से एक वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, l के लिए y इक्वल टू क्या होगा, सही है 0, सही, क्योंकि यहाँ पे l नहीं है। अब तीसरा कौन है, t के लिए -2z, t है ना, पावर कितनी है ना। तो अब यहाँ से अगला स्टेप यहाँ बना रहा हूँ, z की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, आपको z मिल गया -12, आपको y मिल गया 0। अब कौन रह गया, हाँ, तो x के लिए इक्वेशन नंबर 2 में z की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन 2, तो क्या बनेगा, ये वाले सारस में देखें नाउ। अब देखो x प्लस z, तो क्या लिखूंगा मैं, x प्लस z की वैल्यू क्या है, -12, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हाफ इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, ये वहाँ चले जाएगा, क्या बनेगा 1/2। तो अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। अब इन सबको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर
1 x में, y में और z में। नाउ 1 का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो t बराबर है थीटा, थीटा के बाद क्या है m, m की पावर क्या है, m की पावर है x, और x क्या है हमारे पास, हाँ पिछले वाले सवाल में m 0 हो रहा था और l 1/2 हो रहा था, यहाँ पे m क्या हो रहा है 1/2 और l क्या हो रहा है। आयशा समझो बात प्लीज़, क्या बता रहा हूँ, क्या बताया, m की पावर x है, सही है, x क्या आ रहा है संज्ञा, x क्या आ रहा है 1/, सही है। अभी देखो m लिखा, m की पावर क्या 1/2, l की पावर क्या है y, y की वैल्यू क्या है 0, फिर कौन आ रहा है k की पावर क्या है z की वैल्यू क्या आ रही थी -1/, अब क्या हो जाएगा थीटा, l की पावर 0 क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिख दिया 1, m की पावर हाफ, और जिसकी पावर -½ थी वो नीचे चले जाएगा, जिसकी पावर -½ थी वो कहाँ चले जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा तो क्या बनेगा k की पावर, सही है। अब दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, थीटा 1 थीटा m/k की पावर हाफ, नाउ थीटा, अब इनको एक रूट में लिख देंगे m/k, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आ गई, बस क्या करना है, वो एक पैराग्राफ आएगा उसमें लिखेंगे कि थीटा इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट कैन बी ऑब्टेन बाय सम मेथड, जो वहाँ बुक में पैराग्राफ लिखा है, और उस मेथड के ज़रिए यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आएगी, ठीक है। तो लिहाजा वो लाइन लिखने के बाद क्या हो जाएगा t = 2 पाई √ m/, और इस तरह से ड्राइव हो रहेगा। 2 स्टूडेंट्स डिराइव फॉलोइंग इक्वेशन, 2 बच्चे हैं तालिब इल्म हैं, वो क्या करते हैं 2 फार्मूलाज या इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, मतलब ऐसे खेल खेल में उन्होंने 2 फार्मूले बना लिए। अब उन फार्मूलों का दुरुस्त होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है, लेफ़्ट और राइट। अब इन्होंने सोचो खेल खेल में फार्मूला बना लिया, तुम लोग सिर्फ पागल बनाते हो, तो अब कोशिश करो बैठ के कोई फार्मूला बनाओ और उसको डायमेंशनली प्रूफ करना ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड दोनों की डायमेंशन कैसी हो, सेम हो। तो क्या हुआ वैद, क्या हुआ, 2 स्टूडेंट्स ने ड्राइव की इक्वेशन, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो x है वो रेफ़र कर रहा है डिस्टेंस को, इन्होंने कहा हमने जहाँ x इस्तेमाल किया वो क्या चीज़ है डिस्टेंस, v क्या है स्पीड, और एक्सेलरेशन टाइम, सब उन्होंने नाम बता दिए कि ये चीज़ें हैं, और फिर कह रहे हैं कि इक्वेशंस क्या हमारे पास वो उतारते हैं, और इन इक्वेशन को कह रहे हैं विच ऑफ दिस कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक। डायमेंशनल चेक के मुताबिक इन दोनों में कौन सी दुरुस्त हो सकती हैं, या दोनों दुरुस्त होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। क्या ज़रूरी है, लेफ़्ट और राइट साइड के डायमेंशन का सेम होना। अब देखो इन्होंने इक्वेशन में x v t a क्या इस्तेमाल किया, x का मतलब क्या है डिस्टेंस, v का मतलब है वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम, तो सब क्वांटिटीज जानी मानी है, हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है x = vt स्क्वायर प्लस, देखो बज़ाहिर ये वो इक्वेशन नहीं है जो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये उसने अपने हिसाब से बना ली कोई इक्वेशन ना। अब देखते हैं साबित हो सकती है नहीं हो सकती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे बताओ। ये x किसके लिए इस्तेमाल किया है, x किसके लिए इस्तेमाल किया है डिस्टेंस के लिए, तो मुझे बता इसका यूनिट क्या होगा मीटर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकंड उस पर आ जाएगा स्क्वायर। कांस्टेंट को अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है, अगर लिख दोगे तो में नेगलेक्ट कर देंगे, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो a क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 को भले हटा दो नहीं लिख लो, a क्या एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, at एक्सेलरेशन और टाइम, और अरे तो एक साथ ही लिखा हुआ है ना, मैं क्यों अलग करूँ, जब कुदरत ने उनको मिलाया तो मैं कैसे अलग कर सकता हूँ भाई, 80 साथ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन और टाइम। अच्छा अब सुनो क्या होगा, s से s कटेगा, इस वाले s से भी कटेगा। अब देखो इधर बच रहा है m, इधर बच रहा है m s, इधर बच रहा है m/s। तो एक बार फिर चेक कर लो सही कर रहे हैं, देखो मीटर क्या वेलोसिटी क्या था मीटर पर सेकंड, सेकंड का स्क्वायर
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ m है, यहाँ पे ms प्लस m अपॉन s। ज़रा डायमेंशन रखो। m की डायमेंशन कैपिटल L, इसकी डायमेंशन कैपिटल L और साथ में कैपिटल T। यहाँ पे क्या है, कैपिटल L और डिवाइड में कैपिटल। क्या आपको लग रहा है लेफ्ट और राइट पे डायमेंशन सेम आ रही है? गड़बड़ लग रही है ना? इसका मतलब उसने जो अपने भाव से बैठे बैठे इक्वेशन बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो हम भी बना सकते थे, अभी देखते हैं उसको। हाँ, तो एक मिनट, कौन सा था ये? सही है, पहली वाली हमारी कैसी हो रही है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, उसकी वजह क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ओवरऑल डायमेंशन क्या है, m 0, l मौजूद है, t क्या होगा 0, ऐसा ही है। जो नहीं है वो 0 हो जाएगा ना, जो है वो 1 है। अब यहाँ पे क्या है, सेम m 0, l मौजूद है, t भी मौजूद है। ठीक है, प्लस यहाँ पे m नहीं है, m कितना 0, l मौजूद है, t की पावर ऊपर आगे हो जाएगी। तो देखो ना, अब देखो लेफ्ट पे क्या लिखा है, m0 l t0, यहाँ लिखा हुआ है m0 l t की पावर 1। डिफरेंट चल रहा है ना, और ये दोनों भी अलग मुख्तलिफ ही हैं, तो लेफ्ट राइट सेम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या बोलेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कैसी होगी, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, चलो इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, डू यूर सेल्फ, अभी करेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो अभी। इसका दूसरा वाला पार्ट करो।